लकी राधिका की लाश को लेकर शमशान पहुंच चुका था। उसके पीछे पूरा काफिला चला रहा था। लकी ने उसकी लाश के पास ही राधिका से ये वादा किया कि वो उसके कातिल से उसकी मौत का बदला जरूर लेगा। जब दशरथ और बाकी लोगों ने लकी से घर चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। वो काफी देर तक राधिका की चिता के पास ही बैठा हुआ था। कुछ देर बाद वो गेस्ट हाउस आ गया और वहां से राधिका के कातिल से जुड़ा कोई सुराग ढूंढने लगा, लेकिन उससे कोई सुराग नजर नहीं आ रहा था। दशरथ और बाकी लोग उसे अपने साथ घर ले जाना चाहते थे, लेकिन लकी वहां से कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसने उसी बगीचे के कम से कम 100 बार चक्कर लगा लिए थे, लेकिन उसे कातिल से जुड़ी हुई कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। वो उसके पैरों के निशान, उसके कपड़ों का कोई हिस्सा, यहाँ तक कि उसकी जेब से जुड़ा कागज का कोई टुकड़ा तक तलाश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उधर जब लकी सब खोजबीन में लगा हुआ था, तब इधर दशरथ भी अपने घर पर आ गया था। उसने आते ही लकी की जिद के बारे में अभिलाषा को सब कुछ बता दिया। जैसे ही अभिलाषा ने उसके मुंह से ये सुना तो उसका दिल भर आया और वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? दशरथ ने पूछा। किचन में, उसके लिए खाना लाने। वो यहाँ नहीं आ रहा है तो हम उसके पास चलते हैं, अभिलाषा ने कहा। जैसे ही वो अंदर जाने वाली थी कि दशरथ ने उसे बीच में ही रोक दिया। अभिलाषा, सब लोग शोक मनाने के लिए यहाँ हमारे घर में आएंगे। अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ उनसे मिलने के लिए कौन खड़ा रहेगा? दशरथ ने धीरे से कहा। जिसे रहना होगा वो रह जाएगा। जो लोग दुख प्रकट करने आ रहे हैं उन सबसे ज्यादा बड़ा दुख लकी का है और हमें इस वक्त लकी के साथ होना चाहिए, अभिलाषा ने कहा। अभिलाषा, पापा क्या कहेंगे? उनकी अब सुननी किसे है? मैं अपना और उसका खाना लेकर जा रही हूँ, आप आना चाहो तो आ जाना, अभिलाषा ने कहा और अंदर रसोई में चली गई। इधर दशरथ उलझन में पड़ गया। सुबह भले ही उसने शिवराज को उनके ऊपर जवाब दे दिया था, लेकिन अब शाम हो चुकी थी और शिवराज और परिवार के बाकी लोग वह शोक व्याप्त करने के लिए आने वाले थे। एक तरफ वो सब लोग थे और दूसरी तरफ अभिलाषा थी। दशरथ ने काफी देर तक दोनों पक्षों के बारे में सोचा और फिर रसोई में आते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। ये सुनते ही अभिलाषा खुश हो गई। दोनों ने लकी और खुद के लिए खाना लिया, दरवाजे पर ताला लगाया और सीधा गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। अंधेरा हो चुका था और उन दोनों को गेस्ट हाउस की तरफ जाने में भी डर लग रहा था, लेकिन लकी के लिए उन्हें आखिर जाना ही था। कुछ देर बाद जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरे गेस्ट हाउस में अंधेरा है। ना बाहर की कोई लाइट चालू है और ना ही अंदर की। गेस्ट हाउस के अंदर से किसी के बात करने की आवाज आ रही थी। वो एक लड़की और एक लड़की की आवाज है। दशरथ और अभिलाषा ये देखकर हैरान हो गए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे अंदर जाने लगे। उन्होंने दरवाजा खोला तो पाया कि अंदर भी अंधेरा था। दशरथ आगे चल रहा था और अभिलाषा पीछे। वो दोनों हॉल तक आ गए थे और उनके वहां आते ही आवाज भी बंद हो गई। लेकिन जैसे ही दशरथ लकी को आवाज लगाने ही वाले थे कि इतने में किसी का हाथ आया और दशरथ की गर्दन से लिपट गया। वो हाथ पूरी तरीके से उनकी गर्दन पर कस चुका था। छोड़ो मुझे, कौन है? छोड़ो। क्यों मारा तूने मेरी राधिका को साले? क्यों मारा? बोल। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि लकी की थी। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुर्रा रहा था। लकी, बेटा उन्हें छोड़ दे। इतने में अभिलाषा ने कहा और हड़बड़ाहट में स्विच बोर्ड ढूंढकर लाइट चालू कर दी। सच में लकी ने ही दशरथ की गर्दन पकड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही लकी ने देखा कि उसने अपने ही पिता की गर्दन को दबोचा हुआ था तो वो शर्मिंदा हो गया और उसने तुरंत उन्हें छोड़ दिया। दशरथ पसीने से सराबोर हो गया था। सॉरी पापा, आपको लकी तो नहीं? लकी ने उनके पास आते हुए कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। पर तुम्हें क्या हो गया था? दशरथ ने पूछा। वो मुझे लगा कि राधिका का खून यहीं आसपास ही होगा। हो सकता हो कि वो ये देखने आया हो कि वो मरी भी है या नहीं, इसलिए मैं किसी लड़की को राधिका बनाकर उससे फोन पर बात कर रहा था। मुझे लगा वो यहाँ आसपास होगा और मेरी बात सुनेगा तो अंदर जरूर आ जाएगा, और आएगा अगर तो उसे पकड़कर। लकी ने उसके आगे कुछ नहीं कहा। ये सुनते ही अभिलाषा और दशरथ हैरानी में एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके बेटे के साथ क्या हो रहा था। क्या हुआ? आप दोनों यहाँ कैसे? लकी ने अपने आप को ठीक करते हुए पूछा। जब अभिलाषा ने उसकी हालत और उसके कपड़े देखे तो वो पूरी तरीके से घबरा गई। बेटा, तू आकर नहाया भी नहीं? लकी ने अभी तक वही शर्ट पहनी हुई थी जो उसने कल पहन रखी थी। उसकी शर्ट पर लगा खून सूखकर भूरे रंग का हो गया था। लकी का गंजा सिर देखकर अभिलाषा का दिल भर आया था। नहीं, जल्दी से नहा ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। तू नहा धोकर कपड़े बदल ले, फिर हम खाना खाते हैं, अभिलाषा ने कहा। किसने कहा कि मुझे खाना खाना है? मुझे कोई भूख नहीं है और ना ही मैं नहाकर कपड़े बदलने वाला हूँ, लकी ने कहा और सोफे पर बैठ गया। आप दोनों को भूख हो तो या नहाना हो तो बाथरूम उधर है,
और प्लीज यहाँ किसी को दुख प्रकट करने के लिए मत बुलाओ, वो सब फॉर्मेलिटी आप वहीं तक रहने देना। लकी ने कहा और अपने पैर पर पैर डालकर बैठ गया। अभिलाषा को लग रहा था कि लकी का दिमाग ठिकाने पर नहीं था। वो सुबह से देख रही थी कि लकी ना तो रोया था और ना ही उसने पलक तक झपकाई थी। खुद दर्शक भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए वो दोनों आकर लकी के आसपास बैठ गए। बेटा, हमने यहाँ किसी को नहीं बुलाया है, कोई नहीं आने वाला है, तू चिंता मत कर, लेकिन प्लीज कुछ खाना तो पड़ेगा ना। अभिलाषा ने कहा, हाँ, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है और तेरे चक्कर में तेरी माँ ने, मैंने, हम दोनों ने भी कुछ नहीं खाया है। दर्शक ने कहा। लकी ने उन दोनों की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उन दोनों को देख रहा था। इतने में जैसे ही अभिलाषा टिफिन खोलने लगी तो लकी ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ते हुए कहा, वो मेरे चक्कर में भूखी चली गई और मैं यहाँ बैठकर खाना खाऊंगा माँ, क्या अच्छा लगेगा। ये सुनते ही अभिलाषा की नजर लकी की आंखों पर टिकी रह गई। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी। ये देखते ही अभिलाषा की आंखें नम हो गई। उसका बेटा ठीक से रो भी नहीं पा रहा था। अभिलाषा ने डिब्बे को कोने में रखा और लकी को गले से लगा लिया। लकी बेटा, हमें माफ कर देना, हमें तुझे यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था, गलती हो गई हमसे बेटा, माफ कर दे हमें। अभिलाषा ने कहा। दशरथ का भी दिल पिघल गया और वो भी लकी के सिर पर हाथ फेर रहा था, लेकिन लकी की आंख से अभी भी आंसू गिरने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आंखें पत्थर जैसी हो गई थी। प्लीज थोड़ा सा तो खा ले बेटा, वो तुझे इस हाल में देखेगी तो क्या सोचेगी, अच्छा लगेगा क्या, प्लीज खा ले। अभिलाषा ने कहा। प्लीज लकी, खाना छोड़ देने से जो कुछ हुआ उससे बदला तो नहीं जा सकता ना, थोड़ा सा तो खा ले। दशरथ ने भी कहा, लेकिन लकी ने फिर से नाम इसरे हिला दिया। ऐसे नाम इसरे हिलाने से काम नहीं चलेगा, तुझे मेरी कसम में खाना ही पड़ेगा। अभिलाषा ने कहा, फिर से डब्बा खोलने लगी, लेकिन लकी इतने में अपनी जगह से खड़ा हुआ और कमरे की तरफ भागने लगा। लकी, लकी सुन, अभिलाषा ने कहा और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। दर्शक भी उन दोनों का पीछा कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों लकी के कमरे तक पहुंच पाते, लकी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लकी, लकी खोल, दरवाजा खोल लकी। अभिलाषा ने दरवाजा पीटते हुए कहा। लकी बेटा, प्लीज दरवाजा खोल दे। लकी सुन, लकी। दर्शक ने भी दरवाजा बजाया। आप प्लीज किसी को बुलाओ ना, कहीं वो अंदर कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, प्लीज जल्दी से किसी को बुलाओ जो ये दरवाजा तोड़ दे। लकी, दरवाजा खोल बेटा लकी। अभिलाषा ने कहा, फिर से दरवाजा बजाने लगी, लेकिन लकी दरवाजा नहीं खोल रहा था। इधर दशरथ ने अपने घर से दरवाजा तोड़वाने के लिए कुछ लोगों को बुला लिया था। वो लोग कुछ ही देर में वहां पहुंच गए, लकी के दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो गए। तब तक लकी के कमरे के अंदर कोई हरकत नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा तोड़ने वाले थे कि इतने में लकी ने दरवाजा खोल दिया। उसने जब इतने सारे लोगों को अपने सामने देखा तो हैरान हो गया। क्या हुआ, आप सब इस तरह से मेरे दरवाजे के बाहर क्या कर रहे हैं? लकी ने पूछा। तो इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? अभिलाषा ने चिल्लाते हुए पूछा। अरे वो मैं नहा रहा था, आपको खाना खाना है ना, इसलिए नहाने गया था, चलिए खा लेते हैं। लकी ने कहा और अभिलाषा की तरफ देखने लगा। अभिलाषा को लकी का ये रूप जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जिस तरह से बर्ताव कर रहा था उसे देखकर अभिलाषा और दशरथ को उससे डर भी लग रहा था और उसके ऊपर दया भी आ रही थी। आखिर में दशरथ ने उन सभी लोगों को वापस रवाना कर दिया और तीनों लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। अभिलाषा लकी को जो परोस रही थी वो उससे खाता जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान प्लेट की तरफ था ही नहीं। वो ना जाने कहाँ खोया हुआ था। उसने क्या खाया, कितना खाया, उससे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था। वो बस चबाता चला जा रहा था। अभिलाषा और दशरथ ने एक दूसरे को देखा और फिर लकी का ध्यान राधिका की यादों से बाहर निकालने के लिए उससे पूछा, वैसे बेटा ये सब हुआ कैसे था? क्या सब? लकी ने पूछा। कल जो राधिका को, अभिलाषा ने पूछा। वो कल उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, हमारे इस घर में पहली रात थी ना, काफी खुश थी वो। उसने सिंदूर भी लगाया था, मंगलसूत्र भी पहना था। मैं तो उसे देखता ही रह गया, लेकिन फिर उसने बताया कि उसे भूख लगी है। मैंने कहा ठीक है बाहर चलते हैं। तो हम लोग खाना खाने जाने के लिए ना बाहर दरवाजे पर आ गए। मैं पहले उसको और फिर चांद को देख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इतने में पीछे से गोली आई और सीधा उसके। लकी से इससे आगे कुछ कहते नहीं बना। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें फूल गई थी और वो दीवार में एक जगह कहीं पर देखने लगा। अभिलाषा और दशरथ ने भी इसके आगे कुछ नहीं पूछा। वो बस एक दूसरे को देख रहे थे और खाए जा रहे थे। खाना खत्म हो जाने के बाद में अभिलाषा ने लकी से कहा, चलो अब तुम अपना सामान जमाओ और हमारे साथ चलो, यहाँ अकेले रुकने की कोई जरूरत नहीं है। लकी अभिलाषा की इस बात पर उसे देखने लगा। फिर उसने दशरथ की तरफ देखते हुए कहा, पापा मैंने माँ को खाना खिला दिया है, अब आप इन्हें सुलाने के लिए ले जाओ। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। क्या पता इस बीच में वो आदमी भी यहाँ आ जाए तो मैं उसे पकड़ लूंगा। बेटा क्यों जिद कर रहा है? वहाँ सब लोग तेरे लिए परेशान हैं, प्लीज चलना। अभिलाषा ने कहा। नहीं, मुझे यहीं रहना है। राधिका भले ही इस घर में ना हो, लेकिन वो अभी भी इसी घर में है। मैं एक बार उसे अकेला छोड़कर गया तो ये सब हो गया। अब वो जब
ऊपर से देखेगी कि मैं उसे अकेला छोड़कर चला गया हूँ तो वो क्या सोचेगी। इसलिए प्लीज आप जिद मत करो ना, और ना ही मेरी चिंता करो। मुझे कुछ नहीं होने वाला है, जितना होना था हो चुका। अब तो मेरी करने की बारी आने वाली है। लकी ने कहा और दशरथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। दशरथ समझ गया था कि लकी अभिलाषा की ये जिद पूरी नहीं करने वाला था, इसलिए उसने अभिलाषा का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। अभिलाषा का लकी को छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन उसके पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लकी ने उनके जाते ही कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सारी लाइट्स भी बुझा दी। वो अंदर में अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और खिड़की से चांद की तरफ देखने लगा। उसे रह रहकर राधिका से कल रात को भी आखिरी बातचीत याद आ रही थी। आई एम सॉरी राधिका, तुम भूखी ही यहाँ से चली गई और मैंने तुम्हारे पीछे खाना खा लिया। मुझे माफ कर देना, लेकिन माँ को खिलाना भी तो जरूरी था ना। लकी ने कहा और गहरी सांस लेने लगा। उसके हाथ के पास की जगह खाली हमेशा के लिए खाली हो चुकी थी। अब उसे जिंदगी भर इसी तरह कमरे की